इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीख शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, राष्ट्रवादी पार्टी के उपाध्यक्ष सलीम पटेल वायदर साहब। आपको पता है कि हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, कई बातों को लेकर रहते हैं, लेकिन आज हम उससे मुलाकात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि औरंगाबाद के अंदर 4 जून को जो है चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। चुनाव के नतीजे किस प्रकार से रहेंगे, कैसे रहेंगे, जनता में चर्चाएं चल रही हैं और आंकड़े निकाले जा रहे हैं, बहुत कुछ देखने में आ रहा है। चलिए इसी विषय में हम चर्चा शुरू करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम में। सर, सबसे पहले ये बोलिए कि जब चुनाव के अंदर आपने बहुत मेहनत की है, किस तरह से किए, क्या किए, कुछ जनता को मालूम है, क्या बता पाएंगे कि औरंगाबाद में कितने उम्मीदवारों टक्कर है एक आपके अनुभव के हिसाब से? बिल्कुल सही बात है। पहले तो मैं आप सभी चैनल वालों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके माध्यम से पहले एसएससी बोर्ड के जितने विद्यार्थी शहर औरंगाबाद, जिला औरंगाबाद से जो पास हुए उन सबको मैं दिली मुबारकबाद देता हूं। सलीम पटेल वायदर पर अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद देता हूं। रहा सब्जेक्ट औरंगाबाद के लोकसभा के विषय को लेके, तो देखिए आज शहर भर में जो चर्चा चल रही है, जिले भर में भी चर्चा चल रही है कि भाई इलेक्शन तो हो गया लेकिन रिजल्ट क्या रहेगा जी। अब हम लोगों ने सर्वे करने के बाद, खुद पर्सनली मैंने, बाकी का तो नहीं बोल सकता हूँ, और मैं जो बात करता हूँ एक प्रैक्टिकल बात करता हूँ, ओरिजिनल एकदम ओरल बात पर मैं विश्वास रखता नहीं, मैं कभी भी प्रैक्टिकल बात पे बात करता हूँ। तो आज मैंने औरंगाबाद जिले के अंदर जहाँ जहाँ भी मेरे अपने कार्यकर्ता माइनॉरिटी से जुड़े हुए लोग राष्ट्रवादी के, आप जानते हैं कि मैं ज़माने से राष्ट्रवादी में जुड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ टक्कर तो 2 ही लोगों में, एक तो सम्मानीय खासदार जो अभी रनिंग है इम्तियाज जलील साहब में, और दूसरा जो है माजी खासदार चंद्रकांत खैरे साहब जो हमारे इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट है। आज शहर भर के अंदर जो चर्चा चल रही है, कैलकुलेशन लगा रहे हैं, कोई गणित पे लगा रहे हैं, इसमें है उसमें ये इतने ले लेगा उतने ले लेगा। 13 लाख की वोटिंग औरंगाबाद जिले में हुई जी। 12 लाख कुछ 99 जो भी है परसेंट, 13 लाख की वोटिंग करी। देखिए 3 लाख उसमें से छोड़ दीजिए जी। 37 कैंडिडेट में 33 कैंडिडेट को 3 लाख डिवाइड कर दो जी, और सही लड़त अगर किसी में है तो वो 10 लाख वोट में है जी। जो भी उम्मीदवार, चाहे इम्तियाज जलील साहब हो या हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार श्री चंद्रकांत खैरे हो, इन्होंने अगर 3.5 की लीड अगर क्रॉस कर ली तो ये दोनों में से एक विन पक्का है जी। क्योंकि संदीपान भुमरे साहब जो पालक मंत्री है वो भी है, ये तीनों की जब चलेगी 1, 2, 3, तो इनमें जो भी 3.5 लाख का आंकड़ा पार करेगा, आप मेरी बात लिख के ले लो, वो ही कैंडिडेट विन रहेगा, औरंगाबाद जिले का खासदार बनेगा। दूसरा, आपके चैनल से ये मैं खास करके गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से प्रशासन ने परसों डिक्लेयर किया है, आज लगभग पेपरों में आ गया कि उन्होंने 6-7 स्क्रीन बाहर लगाई काउंटिंग के लिए कि भाई कौन लीड पर रहेगा, कौन आगे रहेगा, कोई पीछे रहेगा। तो मैं जिले भर के हमारे तमाम जज्बाती नौजवानों से खास अपील करूंगा कि लीड पर कोई भी रहो, अपन ने कहीं ऐसी घोषणाबाजी नहीं करना कि जिसकी वजह से पुलिस यंत्रणा पूरी तरह से मुस्तैद से तैयार है। जिस तरह से मतदान एक शांतता से, एक अमन से हुआ, पुलिस प्रशासन का मैं धन्यवाद करूंगा और कार्यकर्ता का भी धन्यवाद करूंगा कि इसमें किसी तरह का पक्षपात नहीं हुआ, किसी का झगड़ा डंडा सुनने में नहीं आया। ये इसीलिए कि वोटिंग जिस तरह से शांतता से हुई, उसी तरह से काउंटिंग भी शांतता से अमल में आएगी और अच्छे रिजल्ट आएंगे। चाहे इम्तियाज जलील साहब खासदार बने या सम्मानीय चंद्रकांत खैरे खासदार बने, दोनों में से एक विन तो पक्का है। किसी तरह की नारेबाजी ना हो, हर लीड पर जो लोग नारेबाजी करते, ये नारेबाजी उनके लिए धोखा रहेगी, ये मैं अपील करूँगा। सर, ऐसा भी कहा जा रहा है कि तो खासदार साहब एक पढ़े लिखे आदमी हैं और चर्चा का बाजार गर्म है कि जनता वोट देने वाली है, लेकिन पिछला भी कुछ हमारे इलेक्शन का तजुर्बा है, हमसे ज़्यादा आपको तजुर्बा है क्योंकि आप सीनियर नेताओं में आते हैं। सर, जब बैरिस्टर AR अंतुले साहब यहाँ पर चुनाव लड़े थे, वो तो बैरिस्टर थे, उतने पढ़े काबिल थे, और खास बात ये कि वो मुख्यमंत्री रह चुके थे। इतना बड़ा बंदा औरंगाबाद जिले में आता है, चुनाव लड़ता है, और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जो है तो अदर कास्ट के वोट नहीं मिलेंगे। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जातिवाद की एक शक्ल देखी गई। एक तरफ अब्दुर्रहमान अंतुले, वो भी मुसलमान, बैरिस्टर, मुख्यमंत्री है आदमी, उनको वो वोट नहीं मिले। तो ऐसी क्या खास बात है कि आपकी बारी में जैसा कि बाजार चल रहा है बातों का कि तो खासदार साहब वोट मिलेंगे क्या, जबकि उस टाइम इतना जहरीला माहौल नहीं था जैसा आप देखने में आता है, अफवाह का बाजार चलता है। लगता है सर आपको खासदार साहब को ये वोट मिलेंगे, आपके आदर्श के मराठा वोट मिलेंगे? मैं आपके नॉलेज में एक बात करना चाहूँगा। मैं लगातार, अभी शादियों का सीजन चल रहा है,
तो मैं अक्सर, मेरे हिंदू भाई भी बहुत दोस्त हैं, मैं उनकी शादी में भी जाता हूँ, जी। मुसलमानों की शादी में जाते जाते, लेकिन जैसा वैजापुर, कन्नड़, गंगापुर, ये जगह मेरा अक्सर जाना हुआ अभी शादियों में इलेक्शन होने के बाद। कई हमारे मराठा समाज के लोगों ने कहा कि सलीम भाई हमने इस बार जो है इम्तियाज जलील साहब को मतदान किया है। कई मेरे दलित समाज के दोस्त थे, उन्होंने भी कहा कि हमने मतदान किया। आदर्श के भी लोगों ने उनको मतदान किया है। जहाँ मुसलमानों ने मतदान किया, तीनों समुदाय के लोगों ने मतदान किया, सेकुलर मार्केट के लोगों ने मतदान किया, तो किस वजह से हम कह सकते हैं कि इम्तियाज जलील साहब को मतदान नहीं हुआ। दूसरी बात, फिर लोगों ने दूसरा ऑप्शन ये भी दिया कि हमने खैरे साहब को भी मतदान किया, कि इंडिया गठबंधन के थे, इसलिए हमने उनको भी मतदान किया है। तो दोनों में इस बात का आप बिल्कुल पुरजोर तरीके से अंदाज लगा सकते कि टक्कर दोनों में ही है। उधर से जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार श्री चंद्रकांत खैरे साहब को भी मुसलमानों ने वोट दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है। दलित समाज, मागासवर्गीय समाज, इंटर मागासवर्गीय समाज, ओबीसी, अगर सभी समाज के लोगों ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को भी मतदान किया है। तो इस पे से आप अंदाजा लगाइए। मैंने देखा अक्सर चैनल पर देख रहा कि कोई लोग बोले कि इम्तियाज जलील साहब को तो कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे हैं। मैंने कई चैनल पे देखा कि वो टक्कर दो लोगों में, जी, खरी शिवसेना और डुप्लीकेट शिवसेना, जी। मैंने देखने में आया। तो मैं बता दूं आपको कि जो लोग ये कयास कर रहे हैं इम्तियाज जलील साहब को एकदम पीछे ढकेल रहे थे, ये उनकी सोच गलत है। सही टक्कर तो दो लोगों में ही है, इम्तियाज जलील साहब में और चंद्रकांत खैरे साहब। हम भी प्रचार के दरम्यान में लोगों का ओपिनियन लेते रहे, मतदान का अपील करते रहे, मतदान जिस तरह से हुआ लोगों का ओपिनियन निकला, ये देखने में आखिर का रिजल्ट ये आया कि टक्कर सिर्फ दो लोगों में है, इम्तियाज जलील साहब में या चंद्रकांत खैरे साहब। सर, जब चुनाव का माहौल चल रहा था तो आपने देखा होगा व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर कि चंद्रकांत खैरे साहब का वो पुराना बाबरी मस्जिद का बयान भी बहुत गर्दिश कर रहा था। एक तरफ उनके ऊपर कई तरह के आरोप, कई बातें उनकी वीडियो गर्दिश कर रहे थे, और एक तरफ ईमान को लेकर भी बहुत सी वीडियो गर्दिश कर रहे थे। यानी दोनों पे बताया जा रहा था कि दोनों एक कट्टर चरमपंथी पार्टियां हैं, ऐसा बना के पेश किया जा रहा था। अब सवाल ये, अगर ऐसे में अगर जब बाबरी मस्जिद के लेके जब खैरे साहब को निशाने पर रखा जाता है, अगर वो चुन के आते हैं या खासदार साहब चुन के आते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा औरंगाबाद के राज्य में? दोनों की वीडियो चली। जी सर। इम्तियाज जलील साहब ने जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा है वो वीडियो चला। यस। चंद्रकांत खैरे साहब ने जो कहा वो भी वीडियो चला है। जी। बाद में खैरे साहब ने राम मंदिर पर जो वीडियो चला है वो भी चला है। जी। जलील साहब ने जो बाद में राम मंदिर के विषय में क्लियरिफिकेशन दिया, दोनों चला। तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के वीडियो चले, लेकिन वोटर्स ने किसी वीडियो को ध्यान में नहीं दिया। वो चलते रहेगा। आज वोटर्स इतना होशियार होगा कि आज आप देखते होंगे कि कितने भी मुखालिफत आन दो, माहौल वही जाता वोटर्स जिसको वो देना चाहे। ये क्लिपों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिसको जो समझ में आया उसने अपने तरीके से मतदान करा। हम इसकी गारंटी ले नहीं सकते कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में या राम मंदिर के बारे में या बाबरी मस्जिद के बारे में जो चला है वीडियो, लेकिन ठीक है, कुछ लोग होते हैं सोच वाले। तो जहाँ 100% मतदान का जो मसला आता, वहाँ कहीं ना कहीं 10% इसके अंदर से माइनस होता है। 90% नहीं, 10% इसके अंदर से माइनस होता है। अब लोगों की जो सोच अलग अलग तरीके से चली कि भाई नामांतर का विषय रहा या जो भी रहा, बहुत सारी चीज़। कई जगह मैं जलसों में देखा हूँ, लोग हमको उठकर बोलते थे कि अरे भाई उन्होंने ऐसा नहीं किए, इन्होंने ऐसा नहीं किए। हमने कहा ये फिल वक्त हमारे पास इशू नहीं है। इस वक्त ये हाल है औरंगाबाद के अंदर, आप सोच समझ कर मतदान करना जी। कहीं ऐसा ना हो कि अपनों को कहीं बाद में पछतावा हो, क्योंकि हम इंडिया गठबंधन के घटक दल में हैं जी। हमने अपना काम करे, इम्तियाज जलील साहब भी जो है खासदार रह गए, उनके भी अपने लोग हैं। इन्हें कहीं ना कहीं माहौल दोनों में चला, पूरी जिले भर का हमने निचोड़ निकाले तो टक्कर दोनों में ही है, दोनों में से एक विन है। आज आप बिल्कुल ये कंफर्म कर लो। सर 13 तारीख में मतदान चल रहा था, तो हम खास करके जो है तो अदर समाज के मराठा बेल्ट में हम घूम रहे थे, ठीक है। हमको पता था कि मुस्लिम बेल्ट में क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, तो पता था। सर एक बात मैंने नोटिस में लिया हूँ, मुस्लिम समाज के अंदर 15% के आसपास, 12 से 15% के आसपास चंद्रकांत खैरे को वोट जाते दिखाई दी। काफ़ी लोगों से मैंने खुद बात किया हूँ, किसी घर में 50 वोट थे, 30 वोट थे, 35 वोट थे, और हमसे ज़्यादा आप फील्ड पे थे, क्योंकि आपको पार्टी की जवाबदारी थी, एक जिम्मेदारी थी कि अपने कैंडिडेट चुना के लाना है। क्या आपको लगता है सर कि 15% के आसपास वोट कहने के चंद्रकांत खैरे को गए? 20% के करीब इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट चंद्रकांत खैरे को वोट गए जी। तो 15% का बड़े लोगों का जब आज हम तासुरात दे रहे तो लोगों ने अब खुलकर बोलना शुरू किया। तो इस पर ही मैंने कहा ना आपको कि जहाँ एक वोट बैंक का जो मसला आया था वो कहीं ना कहीं उसमें सेल लगी है,
और इंडिया गठबंधन के लोग उम्मीदवार को इसलिए मतदान किया गया कि उलमा दीन ने उसके अंदर अपना जो ऐलान किया था, मान सम्मान और समझदार लोग फतवे का भी मान रखते। ये देखने में आया, ग्रामीण में भी देखने में आया, शहर में भी देखने में आया कि वोटिंग हुई। सर अभी अजीत दादा पवार का हमने अखबार में बयान देखे और मुख्तलिफ लीडर बयान आ रहे हैं कि ठीक है लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो गई, अब विधानसभा पे लगाई है, आमदार के चुनाव की तैयारी चल रही है और आप कई जमानों से पार्टी में हैं, तो क्या माना जाए कि राष्ट्रवादी पार्टी आपको इनाम के तौर पर आपकी वफादारी को देखकर कोई भी पूर्व बोलो, मध्य बोलो या पश्चिम बोलो, वहाँ से आपको आमदार का टिकट देगी या आप लड़ने के इच्छुक है, ऐसा लगता है? देखिए, इच्छा तो आज के दौर में होना चाहिए। 25 साल 26 साल मेरे को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हो रहे हैं। आज जब से पार्टी स्थापना हुई तब से आज तक लेके मैं शरद पवार साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ, एक निष्ठा से मैं काम किया हूँ। कई लोग पिछले इलेक्शन में भी छोड़ कर गए, कुछ लोग इस इलेक्शन में भी छोड़ कर गए, लेकिन हम अपनी जगह राष्ट्रवादी का झंडा लेकर चले और चले गए। अब रहा विधानसभा का सवाल, तो बिल्कुल हम दावा करेंगे कि हम मध्य से या पूर्व से दावेदारी इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हमारा हक बनता है। क्योंकि कई लोगों ने वफात के लिए पार्टी छोड़कर इधर उधर भागे, मैं कहीं नहीं गया हूँ। ये बात हमारे नेता आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब के भी निदर्शन में मैंने पिछले समय भी कहा था कि भले औरंगाबाद के लोग सब चले जाए, लेकिन इंशाल्लाह सलीम पटेल अपनी टीम के साथ डटा रहेगा और डटे हुए है। रिजल्ट आने के बाद कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर इसमें जो है उथल पुथल हो सकती। सर मैंने आपके काफ़ी बयान तो नोटिस में लिया था, आपने कई बार इमाम के बारे में, कादिर साहब के बारे में आपने हमेशा आपका मौकूफ नजरिया लचकदार रहा है। तो कई अगर क्योंकि राजनीति कुछ भी संभव है, क्या मुमकिन है कि आने वाले लोग अपने विधानसभा में अगर इमाम की तरफ से आपका ऑफर आता है कि चलिए अब आपको भी कुछ मतलब टिकट का ऑफर करते हैं विधानसभा के, क्योंकि राजनीति कुछ भी हो सकता है, तो क्या आप एमएम में जाइए? नहीं, देखिए उथल पुथल हो सकती है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। वक्त और हालात को देखकर जब सारे समुदाय, सारे हमारे कार्यकर्ता जब एक निष्ठा से कोई फैसला करेंगे तो मैं कार्यकर्ता और समाज के साथ चलूँगा। मतलब उम्मीद है कि नहीं, उम्मीद नहीं। मैंने क्या कहा कि आज इतने बार एमआईएम पार्टी पिछली बार भी बड़े दमखम से चुन के आई, लोगों ने कई कयास लगाए कि सलीम पटेल राष्ट्रवादी छोड़ के इधर उधर जाएगा। हमारे साथ के कई साथी चले भी गए, लुढ़क लुढ़क करके वापस आ भी गए। हम अपनी जगह तटस्थ है, हम अपनी पार्टी को अपनी पूरी बाजू रखेंगे कि हम इच्छुक है, हम लड़ना चाहेंगे, हमारा हक बनता, हमको टिकट दो। पार्टी के निर्णय के बाद देखेंगे क्या होता है। अगर पार्टी अगर टिकट ना दे तो विचार करने में तो नहीं कार्यकर्ता ऐसा भी होता है, आप सीनियर है तो जूनियर को टिकट दिए तो क्या करेंगे? नया टिकट दीजिए, नया चेहरा बंदा। ठीक है, नए कौन है? अभी तो पुराने चलेगा तो नया कहाँ से? हमारे साथ आज आप देखेंगे मेरी अपनी टीम के लोग जो है मुस्तैद तरीके से जो अच्छे लोग काम करने वाले वो जुड़े हुए। अब नए नए लोग आते रहेंगे और इच्छा जताएंगे तो फिर उनकी पार्टी के अंदर भूमिका क्या रही, इलेक्शन में उनका काम क्या है, उन्होंने जनता से क्या काम करे, ये भी तो सारी बातें रखना पड़ेगी। हम तो जमीन पर चलकर काम करते हैं, घर में बैठ के, बंगलों में बैठ के, गाड़ी में बैठ के नहीं। अल्लाह के देश से गाड़ी भी है, सब कुछ है, मगर आपको देखेगा मैं हमेशा मोटरसाइकिल पर रहता हूँ। जनहित में जो काम करेगा पार्टी उसकी कहने को जरूर नोट देगी और उसको कहने की संधि देगी, इसमें से मैं शामिल हूँ। सर आपका सवाल है सर कि आने वाले खासदार जैसा आपने दावा किया है, आपका एक नजरिया, आपकी सोच है कि खैरे साहब औरंगाबाद के नए खासदार हो सकते हैं या फिर रिपीट इंटेलिजेंस साहब हो सकते हैं, तो अब नए हालात में आप उससे क्या अपेक्षा करेंगे? क्योंकि औरंगाबाद समाज में जिले में ऐसी कई समस्याएं विकासी कामों को लेकर, ताकि अब जो भूल चुक हो गई, जो गलती से काम रह गए, क्या अपेक्षा रहेगी आप? मेरी अपेक्षा दोनों में से जो भी खासदार बनेगा मैं उनके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा। सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा है जो सारे समुदाय के लिए, किसी मुसलमान के लिए नहीं, सब समुदाय के लोग एजुकेशन का मसला है जो कई दिनों से प्रलंबित है। एक तो ये मुद्दा मैं रखूँगा उनके सामने कि भाई इसको कहने की गति दे के लाओ। दूसरा मुद्दा रहेगा कि शिक्षित जो लोग हैं जिनको नौकरियाँ नहीं मिल रही है उनके लिए कहने के MIDC इंडस्ट्रियल एरिया में आप रिकमेंडेशन करके उन नौकरी की व्यवस्था करो। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट मसला है कि राशन चोर, जिनके लिए मैं 18 महीने से लड़ा हूं और कहने के उसमें सफलता मैंने पाई है। शक्कर चुरा कर खा गए थे गरीबों की, तो कई राशन दुकानदारों को शक्कर में भी लिप्त हो गए, उनको बीमारी में भी लिप्त है, क्योंकि ये आपका गरीब का पेट का मसला था जो मैंने 18 महीने से लड़ा हूँ और आगे भी मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मैं ये मुद्दा उनके सामने रखूँगा कि कल जब भी दोनों में से खासदार बनेगा, सबसे पहले आप औरंगाबाद शहर जिले के तमाम राशन दुकान पे जो धांधलियाँ चल रही है, जिसमें से कट्टर और पक्के राशन चोर आज भी चोरियाँ कर रहे हैं, इनके ऊपर कहने के लगान लगाने का काम इंशाल्लाह मैं करूँगा और ये मैं बिल्कुल अपेक्षा रखता हूँ
कि दोनों में से जो भी खासदार बनेगा यकीनन मेरी अपनी डिमांड पर वो इस बात का ख्याल करेंगे और गरीबों के रोजी रोटी और पेट के लिए वो मेरा और समुदाय का साथ देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। चाहे दोनों में से इम्तियाज जलील साहब खासदार बने या चंद्रकांत खैरे साहब खासदार बने, मैं एक कार्यकर्ता बनकर उनके पास जाके अपनी डिमांड रखने वाला हूँ। ठीक, देखिए इस तरह से सलीम पटेल भाई गौरसा साहब से हमारी मुलाकात हुई। आज शहर में चर्चा है, कोई कह रहा है बुगरे साहब आएंगे, कोई कह रहा है खैरे साहब आएंगे, कोई कह रहा है इम्तियाज जलील साहब आएंगे। ये सारी बात है। हमने सोचा चुनाव पार्टी के बहुत वफादार सिपाही हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी अंदर की रिपोर्टें मालूम पड़ती हैं कि अंदर क्या चला, बूथ पे क्या चला, बाहर क्या चला, ये खंगालने की कोशिश की गई। सही मानों में 4 जून को जो है तो बोलता ना भानुमती का पिटारा खुलेगा, क्या निकलने वाला है, क्या नहीं निकलने वाला है। लेकिन एक चर्चा थी, जनता के मन में क्या चल रहा था, हो सकता है कि मदद मिल जाए। लेकिन एक बात तो तय है कि साहब ने ये भी इशारा दिया है कि आमदार की तैयारी में है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में औरंगाबाद की राजनीति में क्या उथल पुथल देखने को मिलती है। साहब को टिकट मिलता है, नहीं मिलता है। मैंने खुल के कहा कि एमआईएम ने अगर आपको ऑफर दी तो उन्होंने कहा कि मैं सोचूंगा समझूंगा, यानी पूरी तरह से ना भी नहीं कहा है। हो सकता है कि औरंगाबाद में फिर एक बार सियासी जो समीकरण देखने को मिल सकता है। उम्मीद करते हैं कि बहुत सी बातों का समाधान जनता को मिल रहा होगा और आने वाली तमाम सच्चाई, तमाम बातें 4 जून की आपके सामने रहेंगी। देखते रहिए चैनल को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।